नमस्कार, मेरा नाम नितिन माथुर है और मैंने एमएससी बॉटनी सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय अजमेर से मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट करी है और बीएससी भी मैंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय जो है अजमेर का वहाँ से करी है। साथ में जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी। और आज जो मैं है इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ सेल डिवीज़न को। तो आइए सेल डिवीज़न को हम समझते हैं सबसे सिंपल स्टेज में। सेल डिवीज़न ये 11th का एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक लिविंग बीइंग जो होता है, जीवित या सजीव जिसको हम कहते हैं, उस लिविंग बीइंग की अगर हम डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। जैसे कि पहला है कि लिविंग जो है वो ग्रोथ करता है। दूसरा है कि जो लिविंग बीइंग होते हैं वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं, कॉन्शियसनेस। तीसरा है कि वो रिप्रोडक्शन शो करता है। चौथा है कि उनमें मेटाबॉलिज्म शो होता है। तो इन चार डेफिनेशन को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो एक लिविंग बीइंग की डेफिनेशन बनती है कि जो भी इंसान या जानवर लिविंग है, पेड़ हो गया, कुछ भी हो गया, जो कि जीवित है, लिविंग है, तो इनमें चार प्रॉपर्टीज, चार कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगी। अब जब मैं बात करता हूँ ग्रोथ की, तो ग्रोथ का अगर आप सिंपल सा मीनिंग निकालेंगे तो ग्रोथ में होता क्या है, आपकी एक तरह से हाइट बढ़ना है ना, या फिर आपकी जो सेकेंडरी ग्रोथ होना जिसमें आपके नीचे की विड्थ बढ़ रही है, मोटा होना, लंबा होना, प्लांट के अंदर ज़्यादा लीव्स का उगना, है ना, लीफ डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा आपका। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के रेट बढ़ जाना, ये सब ग्रोथ का टाइप है। तो ग्रोथ में सबसे मेजरली क्या होता है, अगर मैं ग्रोथ को और अच्छे से डिफाइन करूँ तो ग्रोथ में हम सिंपल से कैरेक्टर ले सकते हैं कि जब सेल का साइज, शेप और मास में चेंजेस आ गए हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ एक सिंपल डेफिनेशन है जिसमें सेल की हम बात कर रहे हैं कि सेल का जब साइज बढ़ता है, मान लीजिए साइज बढ़ेगा कैसे होगा, तो एक सिंगल सेल से जब सेल डिवाइड होगी तो वो और दो सेल्स बनाएगी, एंड देन फिर ये एक सिंगल सेल और दो नई सेल्स बनाएगी। तो इससे क्या होगा, सेल से नए टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से नए ऑर्गन्स बनेंगे। इसके साथ में बॉडी भी, आपका बॉडी का साइज भी इंक्रीज होगा, शेप बदलेगा, मास में चेंज आएगा। तो ये है आपका सिंपल सी ग्रोथ की डेफिनेशन। अब हम सेल को जब समझते हैं तो सेल को एक सिंपल सी और चीज समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में क्या होगा, इस बिल्डिंग में होंगे छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटे क्या होंगे, रूम। और वो रूम कैसे बने होंगे, एक वॉल से बने होंगे। और एक वॉल कैसे बनती है, आपकी एक ईंट से, ब्रिक। तो इसी तरह से सेम हमारी बॉडी भी काम कर रही है। कैसे, समझिएगा कि जब हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल एक ईंट का काम कर रही है, ब्रिक का काम कर रही है। ईंट क्यों बोल रहा हूं मैं, समझिएगा, क्योंकि जब बहुत सारी सेल प्लस सेल प्लस सेल प्लस सेल ये जब मिलती है तो क्या बनता है, आपका बनेगा टिश्यू। क्या बनेगा, टिश्यू। और टिश्यू क्या हो जाएगा, आपकी वॉल। क्या हो रहा है, एक छोटी 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 ब्रिक्स जब मिलती है, सीमेंट से ब्रिक्स को जोड़ा हमने, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपके कहलाएगा वॉल। अब और सुनिएगा, इन वॉल से वॉल मिलकर क्या बनेगी, आपका टिश्यू सिस्टम। एंड देन टिश्यू सिस्टम से क्या बनेगा, आपका ऑर्गन। और ये ऑर्गन क्या है, एक वॉल मिलकर क्या बना रही है, आपका ये रूम्स, डिफरेंट रूम्स। और ये ऑर्गन्स मतलब ये क्या है, हमने बात करी कि ब्रिक है, ब्रिक से बनाई हमने एक दीवार। क्योंकि जब बहुत सारी सेल मिलती है तो क्या बनता है, हमारे टिश्यूज बनते हैं। लाइक हाथ की जो स्किन है, ये क्या है, ये बहुत सारी सेल से, छोटी छोटी सेल से बनी है। आपका फिर टिश्यू सिस्टम तैयार हो जाता है उससे। उसके बाद ऑर्गन, मान लीजिए लीवर में क्या है, छोटी छोटी सेल से थे, उन छोटी छोटी सेल डिवाइड होकर के बनाए ऑर्गन। और देन हमारे में डिफरेंट ऑर्गन जब साथ में सिस्टमेटिक वर्क करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपकी बॉडी, जो कि क्या करती है, फंक्शन करती है। और फंक्शन कैसे करेगी, ऑर्गन प्लस ऑर्गन
के बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, समझिए। तो ये है सेल का एक छोटा सा, एक सिंपल सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम समझते हैं आगे कि सेल को डिवीजन को समझना चाह रहे हैं, तो सेल डिवीजन होते हैं दो तरह के। अब आपको वो भी समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के हाथ में, मान लीजिए इस हाथ, ये इसका हाथ है, हाथ में गलती से यहाँ लग जाती, कट लग जाता है, कट लगे तो खून ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होने के बाद में क्या हो रहा है, अभी कट आपने कभी कभी देखा होगा, अगर छोटा कट है तो वो ऑटोमेटिक भर जाता है, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसे कुछ दिन पट्टी लगाते हैं और अपने भर जाता है। तो वो भर कैसे रहा है, क्योंकि इस प्लेस पर जहाँ एक कट लगा है, जहाँ पर आपकी कट हुआ है, उस प्लेस पर क्या होगा, उस प्लेस पर होगा एक डिवीजन, जिसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस, मैं पहली टाइप की बात कर रहा हूँ, माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, आपके बल्क अमाउंट ऑफ सेल्स को बनाने का काम करता है। तो अगर मैं सेल डिवीजन को डिवाइड करूँ तो दो तरह से होते हैं, एक तो होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है, बल्क, बल्क मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स हैं, उन सेल्स का जब प्रोडक्शन होगा तो वहां पर होता है माइटोसिस, और जब बिल्कुल मतलब कम सेल्स का बनना है तो वहां पर होता है मियोसिस। अब ये हो कहाँ रहे हैं असली में बॉडी में, वो बताता हूँ आपको। तो देखिए बच्चे, एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती है। दो तरह की सेल्स कौन सी होती है, एक होती है स्टेरल सेल, एक होती है फर्टाइल सेल। अभी स्टेरल और फर्टाइल है क्या, स्टेरल सेल वो होती है जिनका, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही है। फर्टाइल सेल्स का रोल है रिप्रोडक्शन में। मान लीजिए कि आपके हाथ की या आपके लीवर की जो सेल है, क्या उसका रोल है कोई फर्टिलिटी में, नहीं, तो वो सेल्स को हम स्टेरल सेल कहेंगे। मतलब पूरी बॉडी की सेल्स है वो स्टेरल सेल्स है, केवल और केवल किन दो सेल को छोड़कर, एक स्पर्म सेल और दूसरी ओव्यूल। जब इसमें ओवम बनता है तो इस ओवम की जो सेल है वो सेल क्या होती है, फर्टाइल होती है, और जो स्पर्म की सेल है वो भी फर्टाइल होगी। बाकी जितनी भी पूरी बॉडी, ऑल ओवर बॉडी की जो सेल्स है, इन दोनों को छोड़कर वो सभी स्टेरल सेल्स होती है। तो इन सेल्स का जो भी हमारी पूरी बॉडी, होल बॉडी की जो सेल्स है, इनका डिवीजन कैसे होगा, इनका डिवीजन होता है माइटोसिस के थ्रू। अब ऐसा क्यों हो रहा है सर, माइटोसिस के थ्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बेटा, रिप्रोडक्शन के वक्त में हाफ, यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो होती है वो बराबर डिवाइड होती है, प्लस क्रोमोसोम नंबर भी इसमें क्या होता है, सिमिलर जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हाफ रह जाता है क्रोमोसोम नंबर, तभी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से n नंबर आएंगे और यहाँ से n नंबर आएंगे, और आपका बाद में मिलता है 2n, जो कि क्या बनता है, ये बाद में आपके जब ये दोनों फर्टाइल हो जाते हैं 2n बनता है, और 2n बनने के बाद आपका एक नया चाइल्ड या न्यू जनरेशन की फॉर्मेशन होती है। वही माइटोसिस के थ्रू तो हमें न्यू जनरेशन फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, होल बॉडी के अंदर जब बहुत लंबी, मतलब बहुत माइटी, बहुत लंबे स्तर पर जब आपको डिवीजन चाहिए, आपको सेल चाहिए, तो वहाँ पर माइटोसिस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमें तो केवल और केवल क्या करना है, यहाँ पर फर्टाइल सेल्स बनानी है, और फर्टाइल सेल्स में भी हमको क्या है, जेनेटिक्स का जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो हाफ रखने हैं, तो हाफ रखने के लिए यहाँ पर होता है म्यूसिस। वहीं पे माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर 46 है तो नेक्स्ट जनरेशन में 46 आएंगे, लेकिन मान लीजिए यहाँ 46 है तो यहाँ 23 और यहाँ 23 में जाएगी। बात समझ में आई। तो ये है आपका माइटोसिस और मियोसिस का एक छोटा सा, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब हमने सेल डिवीजन में देखा कि माइटोसिस और मियोसिस होता है, तो उसके बाद में हम समझते हैं थोड़ा सेल डिवीजन को और करीब से। तो सेल डिवीजन को जब आप पढ़ोगे तो हमने देखा कि माइटोसिस मियोसिस होते हैं, ठीक है। अब सेल डिवीजन के अंदर एक साइकिल होती है, इसको बोलते हैं सेल साइकिल। अभी सेल साइकिल क्या है वो बताते हैं। तो एक साइकिल है बिल्कुल, जिसमें क्या हो रहा है, साइकिल क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर बाद में पूरा घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आना है। सेम वही बात है। सेम इसी तरह से सेल की भी साइकिल होती है। उस सेल साइकिल को समझने के लिए पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। ये एक साइकिल है जिसमें ये तीन आपके, अब देखो सेल साइकिल में दो मेन स्टेप्स होते हैं, दो मेन स्टेप कौन से होते हैं। तो सेल साइकिल में पहला स्टेप जो होता है वो होता है
एम फेज, और सेकंड जो आप बोलते हैं इंटरफेज। वैसे आपको उसको फर्स्ट रखना चाहिए, मैं रखता हूँ फर्स्ट रखता हूँ इंटरफेस को, सेकंड रखता हूँ मेटाफेज को, बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेंगे अपन। मेटाफेज और सेकंड इंटरफेस, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट है आपका इंटरफेस और सेकंड है आपका मेटाफेज। अभी है क्या उसको समझते हैं। इंटरफेस, मेटाफेज नहीं, एमफेज, सॉरी अब ये इंटरफेस और एमफेज है क्या। देखिए एमफेज में होते हैं कुछ 4 और टाइप्स, इंटरफेस में होते हैं 3 टाइप्स। पहला G1, S और G2। अब यहाँ समझिएगा, ये जो मैंने बनाया इसमें 4 पोजीशन 1 2 3 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन शो करता है एमफेज को। अब इसमें 4 स्टेप्स होती है। पहला, इसको याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर 4 तरीका होता है, प्रोफेज टाइप्स होते हैं इसके। ये 4 जो एमफेज से कंप्लीट होता है 4 चीज में, तो इन 4 चीज के नाम है इसके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। एंड देन यहाँ पर जाओगे तो इसके बाद आता है यहाँ पर आपका G1 फेज, S और G2। इसके अलावा एक और फेज होता है, उस फेज की भी हम बात करेंगे, पर पहले हम समझते हैं एमफेज और इंटरफेज है क्या। तो इंटरफेज में 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी। एक सेल सबसे पहले इंटरफेज से होकर गुजरती है, जिसमें पहली स्टेज है G1 फेज या गैप 1 फेज को कहते हैं। दूसरी है S फेज या सिंथेसिस फेज इसको हम कहते हैं। एंड थर्ड जो है वो है आपकी G2 या गैप 2 फेज। अब जो जीवन है यहाँ पे, जीवन के अंदर क्या होता है, इनमें इस वाली इंटरफेज में सेल अपने आप को रेडी कर रही होती है सेल डिवीजन के लिए। कैसे रेडी कर रही होती है, देखिए ऑर्गेनेल्स क्या होगी, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्गेनेल्स की कॉपी बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको क्या करना है, सेल को 2 में डिवाइड करना है। तो जो सेल्स पहले पेरेंट सेल में जो एक चीज़ थी उसकी डबल कॉपी बनेगी, उससे क्या होगा, बाद में जब सेल डिवाइड प्रॉपर्ली हो जाएगी तब वो दोनों को अलग अलग जगह भेज देगी, है ना, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपीज होती है ऑर्गेनेल्स की, है ना, सिंथेसिस होती है एक तरह से मान लीजिए ऑर्गेनेल्स की। सेकंड डीएनए की भी यहाँ पर, डीएनए का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, डीएनए की भी कॉपी बनना शुरू हो जाती है, और सिंथेसिस फेज में डीएनए अच्छे से बनता है पूरा, ठीक है। और G2 फेज में जब आओगे तो G2 फेज में आपको प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलेगी। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पे G1 फेज में क्या होगा, जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन इसमें होना स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इसमें आपके एक कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम्स और सेंट्रोमियर अपना नहीं बनता है, बाकी सब इसमें बनेगा। वो सिंथेसिस फेज में आपका आएगा। सिंथेसिस फेज में क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस होती है, एंड डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस का मतलब क्या है, डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज बनती है। नंबर क्या मतलब, अगर पहले यहाँ पर 2n नंबर ऑफ डीएनए थे जीवन में, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 4n। अभी डबल कैसे हो रहा है उसको समझते हैं। अगर मैं सिंथेसिस फेज को समझाने की प्रयास करूँ तो आप मेरी एक बात समझिएगा, एक स्ट्रक्चर है किसका, ये क्या हो गया आपका सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर से क्या है, एक क्या है, ये एक क्रोमेटिड है। बट ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज, अभी क्रोमेटिड जो था ना, क्रोमेटिड इसका सेम बिल्कुल डॉटर क्रोमेटिड भी बन जाता है, पर वो अटैच किससे रहता है, सिंगल सेंट्रोमियर से अटैच रहता है, सिंगल सेंट्रोमियर से अटैच रहता है। तो अब हो गया क्या, यहाँ पर देखो ये डीएनए जो यहाँ पर थे, अब इसमें भी डीएनए होंगे कुछ और इसमें भी। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में तो आप देख रहे थे सिंगल था, तो यहाँ 2n नंबर ऑफ 2n क्वांटिटी के हिसाब से n इसके लगाया जाता है, तो 2n थे यहाँ पे। बट जब एस फेज में आया तो ये वाली सिस्टर डॉटर क्रोमेटिड से बन गई। डॉटर क्रोमेटिड से बनने के कारण क्या होगा, अब नंबर ऑफ डीएनए जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल हो जाता है नंबर डीएनए का, तो यहाँ पर हो जाता है 4n। अब मतलब टोटल मिला के 4n हो जाता है, 2n इस पे 2n इस पे, तो 4n बन जाता है। और यहाँ क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि सेंट्रोमियर हम सबका सेम है, एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ अलग अलग सेंट्रोमियर हो जाता है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाती है, समझ लो मेरी बात, मैं समझाता हूँ अच्छे से आपको, और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मैं इस स्पेस को काम लेता हूँ। देखो ये आपका क्रोमोसोम होता है इस तरह का,
तो यहाँ सिंगल क्रोमेटिड से जुड़ी सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। अगर ये क्रोमेटिड दोनों अलग अलग, एक अलग ही सेंट्रोमियर होता, एक अलग सेंट्रोमियर ये होता, तो फिर आप क्या करते हैं, आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप कहते हैं कि यार 2 क्रोमोसोम्स है, लेकिन यार सेंट्रोमियर तो एक ही है। तो जब सेंट्रोमियर एक है इट मीन कि यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ डीएनए तो डबल हो जाएंगे, डीएनए डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, सेम। ठीक है, तो इसलिए सिंथेसिस में एक बात कही जाती है कि डीएनए यहाँ पर डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर वही रहता है। अब आते हैं हम G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, एक तरह का रिपेयरिंग फेज होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम वगैरह बने या फिर जो भी जितनी भी चीज़ें बनी है, अगर उसमें कोई भी तरह का डिफेक्ट है तो आपके G2 फेज में उस डिफेक्ट को सही करने का, रिपेयरिंग करने का काम होता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। तो ये हो गया हमारा G1S और G2। अब आपको इसमें बोलता हूँ क्वेश्चन फेज भी होता है एक फेज, आपने कभी नाम सुना होगा G0 फेज। अभी G0 फेज क्या है उसको समझते हैं। G0 फेज ऐसा फेज है कि जब कोई सेल डिवाइड होने वाली साइकिल जो उसमें जाना नहीं चाहती, मतलब डिवीजन में नहीं जाती, डिवाइड होना नहीं चाहती, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और जो G0 फेज में पड़ी हुई सेल्स होगी ना, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सेल साइकिल में चल रही है एक सेल, जैसे ही वो इस साइकिल में एंटर नहीं करेगी वो अपने आप को बाहर निकाल देगी, तो ये G0 फेज में चली जाएगी। और G0 फेज में जाने पर सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है, लेकिन वो क्या है, वो डिवीजन शो नहीं कर, आपका डिवीजन शो नहीं करती है, मतलब वो डिवाइड नहीं होती है। इसका एग्जांपल आपको ह्यूमन बॉडी में देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कभी आपने सुना है कि कोई इंसान बाइक चला रहा था और बाइक चलाते चलाते गिर गया, और गिरने पर उसका माथा फूटा, और माथा फूटने के बाद डॉक्टर ने आईसीयू में एडमिट करा और देन खत्म। क्यों भाई, अगर उसके पैर में चोट आती, हाथ में चोट आती तो जिंदा रहता, लेकिन ब्रेन में चोट आने पर वो जिंदा क्यों नहीं रह पाए। रीजन ये है कि न्यूरॉन सेल्स जो है अपने, वो डिवाइड नहीं होते, वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव हैं पर डिवाइड नहीं होते। ऐसे हमारे हार्ट जो है इसकी सेल जो है डिवाइड नहीं होती इन एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। बच्चे में तो एक बार ठीक हो जाएगी हमारी, लेकिन बड़ों में होने के बाद वो ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलता। G0 फेज में वो सारी सेल चली जाती, तो हार्ट और न्यूरॉन सेल्स की सभी कहा जाती है, ये आपकी G0 फेज में चली जाती है। तो ये है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या हमने देखा कि किस तरह से सेल अपने आप को रेडी कर रही है, या ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन कर रही है, या डीएनए डबल हो रहे हैं, या प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो ये सारी जो चीज मैंने आपको बताई ये इंटरफेज की थी। अब आता है एम फेज। अब एम फेज के भी 2 टाइप है। 2 टाइप कैसे? ये तो स्टेजेस हो गए, एक तो ये हो गया ना, इसको बोलते हैं हम एम फेज का, जिसमें बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस स्टेज। कैरियोकाइनेसिस, क्या मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसको मिटा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी जी। तो अब हम एम फेज की बात करें, इंटरफेज को मैंने समझा दिया है। तो एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। अभी कैरियो साइटोकाइनेसिस है क्या? काइनेसिस का सिंपल सा बायोलॉजी के अंदर मतलब होता है किसी चीज का टूटना। और कैरियो, जहां भी आपको कैरियो दिख जाए, जैसे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, तो काय के लिए यूज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो कैरियो जो शब्द है वो हमेशा न्यूक्लियस के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पर काइनेसिस का मतलब हमने बताया कि टूटने के लिए आता है। तो कैरियो जो मतलब है वो आपका है कि न्यूक्लियस का जब टूटता है, न्यूक्लियस अलग होगा, एक सिंगल सेल में जो न्यूक्लियस था वो टूटकर 2 डिफरेंट सेल्स में जा रहा है, तो उन प्रोसेस को हम कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। और जहाँ पे केवल न्यूक्लियस टूट गया, अब पूरी सेल थी, अब पूरी सेल्स टूट रही है, उस पूरी सेल्स को टूटने को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो जो है साइटोलॉजी से निकला है। अभी साइटोलॉजी जो है वो उसका मतलब होता है सेल। तो जब सेल टूटती है, सेल पूरी तरह से अलग हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एक हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस, एक हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस। अब हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस की स्टेप्स। कैरियोकाइनेसिस में आपकी 4 स्टेप्स में फॉर्मेशन होती है सेल की, मतलब ये पूरी प्रोसेस खत्म होती है। अब मैं इसमें क्या, आपने जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो ये सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ है। तो इसमें क्या होता है, इन स्टेप्स को आप क्लियरली आप ऐसा लाइन बाय लाइन आप कट नहीं कर सकते, मतलब कि आप ये नहीं कर सकते कि ये जो स्टेज हो रही है ये पूरी प्रोसेस में हो रही नहीं, क्योंकि वो ये पूरा लगातार चलने वाली प्रोसेस है।
तो आप कहीं आप ये नहीं कर सकते कि पूरी प्रोफेज क्या भाई यहाँ पर एक लाइन कट नहीं कर सकते, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि प्रोफेज और मेटाफेज में। मेरी बात समझिएगा आप, क्योंकि ये डिवीजन एक रेगुलर कंप्लीटली होने वाली प्रोसेस है। तो एक कोई इंसान चल रहा है तो आप कहोगे कि तू रुक नहीं रहा, कहीं रुक नहीं रहा, तो मैं जैसे यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से मैं चल रहा हूँ, तो कोई मेरे को ये बोलेगा कि आप यहाँ रुके थे, नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि मैं प्रोग्रेसिव वे में जा रहा हूँ। तो मेरा स्टेप जब यहाँ पर पड़ा तो जरूरी नहीं कि वहीं मैं रुका रहूँगा, मैं आगे भी तो जा रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक क्लियर कट बीच में वो जगह नहीं है कि जहाँ पर आप ये कहो कि यहाँ पर प्रोफेज खत्म होती है और मेटाफेज यहाँ शुरू होती है, नहीं। क्योंकि ये पूरी गोइंग थ्रू प्रोसेस है, पूरे लगातार चलने वाली प्रोसेस है। तो हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। तो कैरियोकाइनेसिस जो है उसमें आता है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब इसको याद करने की ट्रिक है, क्योंकि लोग कंफ्यूजन जाते हैं कि स्टेप में पहले प्रोफेज आएगा, एनाफेज आएगा, टेलोफेज। तो आपको किस तरह से याद करना है? आपको याद करने का ट्रिक है पढ़ मत आज तू, बस इससे ज्यादा सिंपल ट्रिक कोई है नहीं। पढ़ मत आज तू, पी से इंग्लिश में लिखो, पढ़ मत आज तू। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। तो हमने देखा कि हमने कितना सिंपल ट्रिक से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज याद कर लिया। अब इसमें जो प्रोफेज है उसमें कुछ आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, मेटाफेज से कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स, एनाफेज के कुछ और कैरेक्टर्स एंड टेलोफेज के कुछ कैरेक्टर्स। ये सब कैरेक्टर्स आपको एक सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, मतलब एक दूसरे इंटरलिंक्ड होंगे। वो कैसे होंगे हम बात करते हैं। मैं सेल साइकिल में बता देता हूँ। सेल साइकिल हमने सिंपल समझ ली है। अब हमारा काम है प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज के डायग्राम को समझना, एंड देन फिर हम समझेंगे साइटोकाइनेसिस। एक बार इसको पूरा को मिटाकर हम पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस के बारे में, है ना। माइटोसिस सेल डिवीजन को हम पढ़ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले प्रोफेज की। प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम्स होता है, उसका कंडेंसेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। इसीलिए अब जब यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कंडेंसेशन का, तो जब आप मेटाफेज पढ़ोगे जब आप मेटाफेज पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो आप इजीली आप किसके, आपके माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? क्योंकि इस टाइम पे क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होना कब स्टार्ट होता है? प्रोफेज में। तो मैंने क्या कहा कि यार एक प्रोसेस है ये पूरी एक लगातार चलने वाली प्रोसेस। जब यहाँ पर स्टार्ट होगा और यहाँ पर कंडेंस हो गए। ऐसे ही दूसरी चीज आप देखिएगा, स्पिंडल फाइबर जो है फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। स्पिंडल फाइबर नहीं, सॉरी, आपका सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल सुनिएगा, इसको मैं बार बार बताऊंगा। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। और आप देखेंगे कि मेटाफेज में ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल ही आपके पोल पर जाकर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब डायग्राम में समझाते चला हूं आपको। तो पहला प्रोफेज के भी आप दो तरह से मान लीजिए, एक प्री प्रोफेज है और एक है लेट प्रोफेज। तो प्री प्रोफेज में आपको देखने मिलेगा इस तरह से छोटे छोटे से साइड में पड़े हुए होंगे क्रोमोसोम्स, बट धीरे धीरे कंडेंसेशन के थ्रू कैसे से आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेगी। स्ट्रक्चर को ऐसे मिल जाएगी, देखो इस तरह, ऐसे में थोड़ा थोड़ा पास में आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जो सिस्टर डॉटर क्रोमेटिड्स हैं वो किससे अटैच होती है? वो अटैच रहती है सिंगल किससे? सेंट्रोमियर से। वही बात जो मैंने आपको इसमें बताई थी, वो बात मैंने जो आपको एसपी में बताई थी कि एक सिंगल सेंट्रोमियर है, उससे क्या है सिस्टर क्रोमेटिड, आपके सिस्टर क्रोमेटिड या फिर आपके डॉटर क्रोमेटिड अटैच है।
सिस्टर क्रोमेटिड इसलिए कहेंगे अपन क्योंकि एक सिंगल क्रोमेटिड से दूसरी क्रोमेटिड बनी है, तो आप कहेंगे डॉटर क्रोमेटिड एक सिंगल सेंट्रोमीटर अटैच है। सेंट्रोमीटर क्या होता है, बीच वाला पोर्शन, और ये क्या है, ये आपके क्रोमेटिड को शो कर रहा है। ठीक है भाई। अब मेटाफेज में हमने बात करी कि सेंट्रियोल जो है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये अटैच था, बट अब आपको क्या होगा, यहाँ पे काइनेटोकॉर एक नई स्ट्रक्चर होती है, वो भी देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे काइनेटोकॉर बन जाएगी, एक डिस्क लाइक शेप होती है, डिस्क लाइक शेप। अब डिस्क लाइक शेप क्या है, डिस्क लाइक शेप को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये है आपका एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अंदर ये आपका सेंट्रोमियर। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर मैं यहाँ ले जाऊँ, इस सेंट्रोमियर पर आपके एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखो इस तरह की दिख रही है बच्चों, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इस पर कैसे होगी, इस पर कैसे बनेगी, इस पर ऐसे बनेगी देखो। तो ये है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइनेटोकॉर। और काइनेटोकॉर बाद में मेटाफेज में जाकर क्या होगा, मेटाफेज में देखो, मेटाफेज में आपके जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पर, मेटाप्लेट पे, इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि एक इक्वेटोरियल रीजन में जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब मेरा मतलब ऐसा है कि यहाँ पर जाकर कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि सेंट्रियोल से आपका स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर से आपके फाइबर्स निकलने लग जाता है देखो इस तरह। ठीक है, तो ये जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स किससे अटैच होंगे, जब यहाँ पर काइनेटोकोर बन गया तो उस काइनेटोकोर का कुछ रोल होगा, तो इस काइनेटोकोर से ही आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं आपके क्रोमोसोम पर। मतलब यहाँ पे अटैच होगा आपका स्पिंडल फाइबर आके, ये जो मैंने बनाया इसे दागदार से, ये यहाँ पर जाकर अटैच हो रहा है आपके काइनेटोकोर पे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये है आपका एक मेटाफेज पे क्या हो रहा है। मेटाफेज में आपको मैंने बताया। और देखो जब आप लेट प्रोफेज की स्टडी करते हो, यहाँ पर जगह नहीं अच्छी है, मैं यहाँ समझाता हूँ। जब आप लेट प्रोफेज की स्टडी करोगे, लेट प्रोफेज की स्टडी करोगे, तो लेट प्रोफेज में आप एक बात नोटिस करोगे, वो क्या होगी कि लेट प्रोफेज में आपको गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो ऊपर की लेयर है वो भी दिखना बंद हो जाएगी, और मेटाफेज तक आ जाएगा तो पूरी डिसअपीयर हो जाएगी। बट एनाफेज में जैसे ये आप आओगे, एनाफेज, अब एनाफेज में अगर इसका डायग्राम अगर आपको मैंने जैसे बताया, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर एनाफेज का डायग्राम भी बताऊंगा। एनाफेज में क्या होगा, ये जो यहाँ पर इस तरह से लाइन होकर आए थे ये मेटाफेज में, है ना, स्पिंडल फाइबर। अब होगा क्या, ये स्पिंडल फाइबर अपने अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे ये अपनी तरफ खींचेगा, इधर बीच में पड़ा हुआ है तो ये इधर अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो होगा क्या, पहले आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, और करते 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 ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे पोल्स पर। मतलब क्या होगा, इनका क्या मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ, मतलब आपके स्पिंडल फाइबर की तरफ। एंड देन ये क्या करेंगे, पोल पर पहुंचने के बाद मान लीजिए 2 3 4 1 2 3 4 ये पहुंच गए पोल्स पे, ये यहाँ पर जाकर एनाफेज में पोल्स में पहुंच गया। और टीलोफेज में जाकर, अब टीलोफेज जब आएगा, टीलोफेज में कुछ नहीं है, जो यहाँ पर चीजें दिखना बंद हो गई थी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम न्यूक्लियस वगैरह सब, वो सब क्या होगा, रीअपीयर स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया, पूरी तरह से सेल रेडी है टूटने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एंडो ये न्यूक्लियस लेयर आ जाएगी, तो यहाँ पर कवर हो जाएगा, अंदर से कवर हो जाएगा, ये अंदर न्यूक्लियस की कवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी तो कवर हो जाएगा, अंदर कवर होकर सेल में और चीज़ों का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सब चीज़ें आपकी दिखने लग जाएगी। और दिखने लग जाएगी तो फिर क्या होगा, जब ये दिखने लग जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर होगा आपका साइटोकाइनेसिस। अब एक बार मैं आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी कर देता हूँ, क्योंकि समझना और समझाना दोनों अलग है, तो समझना तब आएगा जब आप डायग्राम से देखेंगे। तो देखो पहला प्रोफेज की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोफेज में आपके कैसे पड़े हुए थे, इस तरह से ऐसे कोने कोने में पड़े हुए हैं क्रोमोसोम। ठीक है, सेकंड क्रोमोसोम, इसके बाद में लेट प्रोफेज में अगर बात करूँ तो लेट प्रोफेज में होता ये है कि ये थोड़े से कंडेंस हो जाएंगे, एंड देन एक ही सेंट्रोमियर से आपके
अटैच रहेंगे आपके क्रोमोसोम से, ठीक है। एंड देन ये आएगा मेटाफेज। मेटाफेज में जाके इन पे काइनेटोकोर पे क्या होगा, आपके कौन अटैच हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगी। एंड देन स्पिंडल फाइबर अटैच होने के बाद ये क्या है, मेटाफेज के बाद ये आप देखोगे कि पोल की तरफ डायरेक्शन टूट जाता है। ये क्रोमेटिड जो है सेपरेट हो जाती है। अब मेटाफेज में एक बात आपको बता दूं, क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाएगी और सेंट्रोमियर जो है वो भी टूट जाएगा। तभी तो क्या होगा, तभी ये सेंट्रोमियर यहाँ से टूट गई तो ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा। समझ गए मेरी बात, ये यहाँ पर मेटाफेज में हो रहा है। एंड देन यहाँ पर आप देखोगे कि काइनेटोकोर से जुड़कर आपके क्रोमोसोम्स अब पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में पोल की तरफ आपको मूवमेंट, पोल की तरफ मुड़ जाएंगे सारे क्रोमोसोम्स, कहाँ पोल की तरफ चले जाएंगे, पोल की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक। 3 4 ये पोल की तरफ पहुंच गया, आप देख सकते हो। एंड देन लास्ट में टीलोफेज में ये एक तरह से अपने आप को डिवाइडना स्टार्ट कर देगा न्यूक्लियस। एंड लास्ट में क्या होगा, आपके गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कई थी न्यूक्लियोलस वगैरह, वो सब चीज़ें रिपेयर हो जाएंगी। ये सब आपका क्या है, एक सिंपल डायग्राम मैंने आपको बताया सेल डिवीजन का, माइटोसिस का। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को समझने के लिए मेरे हिसाब से यहाँ जगह नहीं, लेकिन फिर भी इसको यहाँ समझाना अच्छा रहेगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जब सेल अब रेडी है, मान लीजिए सेल अब रेडी है, ये न्यूक्लियस इधर टूट गया और न्यूक्लियस इधर लगा गया, जिसमें अलग अलग क्रोमोसोम्स के इधर आ गए, आधे तो चले गए, आधे इधर आ गए ना, ठीक है। अब एक बार नोटिस करोगे, हमने 4 स्टार्टिंग में कभी भी 4 में जब भी 4 इधर टूट कर 4 चले गए, ऊपर 4 ऊपर 4 नीचे, क्रोमोसोम्स बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या है, सेल ऐसे बन चुके हैं, तो अब सेल को तोड़ने का काम कौन करेगा, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। तो जब सेल टूटती है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस, एंड देन एक नई सेल्स बन जाएगी। और अगर मैं इसको सिंपली समझाना चाहूँ तो हमने क्या करा, एक छोटी सी सेल थी, वो छोटी सी सेल पहले कहाँ पर गई, मैं आपके एम फेज में गई, एम फेज में जाने के बाद उसने करा एम फेज के अंदर भी आपके कैरियोकाइनेसिस फेज में गई, एंड देन कैरियोकाइनेसिस फेज होकर वो 2 सेल्स में टूटी, किसके थ्रू, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये था आपका सेल डिवीजन। हमने माइटोसिस बहुत अच्छे समझा। अब कुछ क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि अगर डीएनए का नंबर डबल हो रहा है तो क्या क्रोमोसोम नंबर भी डबल होते हैं? तो जिसका मैंने आंसर दिया था कि नहीं। एस फेज में क्रोमोसोम जो होता है वो आपके एक सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, और जब एक सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है तो उसको एक ही क्रोमोसोम काउंट किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इस तरह का आता है कि सबसे बढ़िया स्टडी कौन सी फेज में हो सकती है? तो आपको पता है कि बेटा फेज का मैंने बताया, क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है, फुल्ली कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम्स, तो मैंने आपको मेटाफेज का बताया। तो इस तरह से आपको पूरा सेल डिवीजन का एक मैंने बहुत बढ़िया ओवरव्यू दे दिया। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो वो भी मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ। मिलते हैं नई वीडियो पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।